आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। नाम है उसका नए राज्यों का उदय या राइज ऑफ न्यू स्टेट्स। राइज ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का उदय। क्या है ये चैप्टर? ड्यू टू द डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण द स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ऑफ द मुगल एम्पायर, जितने भी मुगल एम्पायर का जो प्रशासन का जो मजबूत स्तंभ था वो सब कमजोर होने की कंडीशन में पहुंच गया। जैसे उस मुगल प्रशासन की कुछ प्रमुख जो टेरिटरीज हैं, जैसे बंगाल, हैदराबाद, दक्कन, गुजरात, मालवा, अवध, काबुल, है ना, ये सब एक वक्त में आकर के हाथ से छिटकने लगे। जिन मनसबदारों की या जिन सूबेदारों की अपॉइंटमेंट, नियुक्ति खुद मुगल सम्राट किया करते थे, ड्यू टू द पर्सनालिटी क्राइसिस, व्यक्तित्व के संकट के कारण बादशाह की जो शक्ति है, बादशाह का जो एम्परर का पावर है, वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। पावर शिफ्ट, ये क्या हो रहा है इसमें? पावर शिफ्ट हो रहा है, पावर शिफ्टिंग, शक्तियों का हस्तांतरण हो रहा है। पावर शिफ्टिंग, शक्तियों का स्थानांतरण। पावर शिफ्टिंग किधर से किधर? पहले सबसे ऊपर में क्या होता था? एम्परर होता था, बादशाह होता था, और बादशाह के नीचे क्या होते थे? बादशाह के नीचे अरिस्टोक्रेसी क्लास थी, अर्थात सामंत थे, अरिस्टोक्रेसी क्लास, अर्थात सामंत या मनसबदार कह लो। मनसबदार कह लो। अब उन्हीं मनसबदारों में से किसी को वजीर बना देते थे, किसी को सेनापति बना देते थे, है ना, लेकिन वो भी हैं एक तरह के मनसबदार ही हैं। ठीक है, तो सबसे पावरफुल कौन है? एम्परर। जो मनसबदार है उसमें मैक्सिमम, अगर वतन मनसबदार, वतन जागीर नहीं है, तनख्वाह या जागीरदारी का दो टाइप मैंने पढ़ाया था, एक वतन जागीर और एक हाँ या तो सैलरी दे दो या फिर लैंड ग्रांट कर दिया जाता था, तो ट्रांसफरेबल थे। तनख्वाह जागीर क्या थे? ट्रांसफरेबल, या मैक्सिमम जो मनसबदार है, अधिकतम मनसबदार क्या है? अधिकतर मनसबदारों की मैक्सिमम, अधिकतर मनसबदार, मैक्सिमम मनसबदार कैसे आते थे? ट्रांसफर तो होता ही था, काबिलियत के बदौलत आते थे। मनसबदार बनने की क्राइटेरिया क्या है? यदि आप काबिल हैं तो मनसबदार बन सकते हैं, चाहे आप किसी गरीब फैमिली से ही क्यों ना बिलोंग करते हो। यदि आप में वो क्षमता, जैसे आज के वक्त में देखोगे यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो भाई साइकिल वाले, रिक्शे वाले का बेटा बन गया आईएएस, मन होता है कि नहीं? हालांकि ये रेयर केस है, लेकिन बनते हैं। तो यहां पर काबिल था तो उसको बल मिला,
ठीक ऐसे ही मुगल एम्पायर में भी जो काबिल लोग होंगे, एलिजिबल होंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइट योग्यता के बल पे आते थे, योग्यता के बल पर मनसबदार बनते थे। एलिजिबिलिटी उनकी क्या थी, बीइंग कैपेबल, क्षमतावान होना, बीइंग कैपेबल, योग्यता के आधार पर ये चुन के आते थे। इसीलिए मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, ट्रांसफरेबल थी, ट्रांसफरेबल थी, अर्थात ट्रांसफर हो जा सकता था, ट्रांसफर हो जाता था, ट्रांसफर हो सकता था। ठीक है, अब ट्रांसफर में हो सकता है कि प्रमोशन भी हो जाए और आप सम्राट के सामने कितना, आपका मूल्य कितना, आपका वैल्यू कितना है। हो सकता है सम्राट आज के वक्त में आपको बहुत ज्यादा वैल्यूएबल समझ रहा हो, लेकिन कल हो कि उसके सामने कोई और ज्यादा वैल्यूएबल आ गया, तो आपकी वैल्यू क्या होगी। तो इसमें ट्रांसफर के दौरान इनका प्रमोशन या डिमोशन दोनों हो सकता है ना। इस ट्रांसफर में क्या होता था, प्रमोशन या डिमोशन, डिमोशन दोनों हो सकता था, या तो आगे बढ़ भी सकते थे या पीछे भी हट सकते थे। नोट डाउन करते चलना है, ये कुछ भी नहीं छोड़ना है, ये लिख रहा हूं इसीलिए मेरा हाथ चलता है वहां पर, नहीं तो फिर मैं सिर्फ बोल देता। नोट डाउन करना है, फिर उसको कंटेंट में कैसे सजाना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए कि पावर शिफ्टिंग है, राइज ऑफ न्यू स्टेट क्या है, शक्तियों का स्थानांतरण कैसे है, वो अभी उसकी चर्चा बाकी है। मैंने शुरुआत में बोला कि सबसे ऊपर हायरार्की में सबसे ऊपर कौन है, सारा पावर कॉन्सेंट्रेट है, ऑल पावर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड। शक्ति क्या है, यहां पे केंद्रित है, कहां पे केंद्रित है, ऑल पावर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड, सभी शक्तियां केंद्रित हैं। केंद्रित हो गई, सभी शक्तियां क्या है यहां पे, केंद्रित हैं, किसके अंदर, एक ही व्यक्ति के अंदर, कौन है, बादशाह है, एम्परर है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो पावर शिफ्ट की बात जब कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल पावर, सेंट्रलाइज्ड जो पावर है, एक ही व्यक्ति के हाथ में जो पावर है, सेंट्रलाइज्ड पावर, जो केंद्रीकृत शक्ति है, किसके हाथ में, बादशाह के हाथ में, उसको वो क्या हुआ, डिसेंट्रलाइज हो गया, बंट गया, डिसेंट्रलाइज्ड हो गया, विकेंद्रीकरण हो गया। विकेंद्रीकरण का मतलब, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब शक्तियों का बंटवारा हो जाना, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। बात समझ में आ रही?
आज से ना ग्रुप में इन लोगों का बोर्ड पीडीएफ से जो ओके, ये थोड़ा सा निकल गया था। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक ही बोल रहा था चिराग, ठीक है ना। तो सेम वो व्यवस्था आप अपना रहे हैं जो मुगलों की है। कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं? पहला हम पढ़ेंगे हैदराबाद और दक्कन। छोटा है, बहुत ज्यादा नहीं है ये, यहां से एग्जामिनेशन में बहुत कम पूछे गए क्वेश्चन। दूसरा अवध, दूसरा कौन है? अवध, यह हैदराबाद। तीसरा कौन सा है? बंगाल। ठीक है, इनको कहा गया सेमी इंडी। इनको और कौन स्टेट के नाम से जाना गया? सक्सेसर स्टेट को सेमी इंडिपेंडेंट। पूरा इंडिपेंडेंट क्यों नहीं? सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट और अर्ध स्वतंत्र राज्य, अर्ध स्वतंत्र राज्य। आ गई बात समझ में? आधे स्वतंत्र हैं, क्यों? क्योंकि इंटरनली फ्री हैं, बट एक्सटर्नल, आंतरिक रूप से अपने सीमा के अंदर क्या हैं? फ्री हैं। कोई भी पॉलिसी अपना रहे हैं, पहले हर पॉलिसी के लिए परमिशन लेना पड़ता था। किससे? पहले हर पॉलिसी के लिए परमिशन लेना था मुगल बादशाह से, मुगल एम्परर से। अभी कोई ये डिसीजन के लिए परमिशन नहीं लेते हैं, अपनी मनमर्जी। जैसे बंगाल के अंदर मुर्शीद अली खां है, तो मुर्शीद अली खां अगर कोई नीति लाता है तो पहले वो बादशाह से परमिशन लेता था। जब से वो सेमी इंडिपेंडेंट हो गया है, अब बादशाह से परमिशन नहीं लेता है। तो इंटरनली बंगाल के सीमा के अंदर वो क्या है? स्वतंत्र है। लेकिन एक्सटर्नली वो दिखाता है कि अभी भी हम बादशाह के प्रति लॉयल हैं, वफादार हैं, मुगल के बिना तो मेरा काम ही नहीं चलेगा, है ना। तो इंटरनली है, क्या है? इंटरनली इंडिपेंडेंट। आंतरिक रूप से क्या है? पहले इंग्लिश में कहता हूं, इंटरनली इंडिपेंडेंट, एक्सटर्नली seems to be loyal to मुगल एम्परर। नोट डाउन करते चलना, ठीक है। अर्ध स्वतंत्र राज्य का क्या मतलब हुआ? कि आंतरिक रूप से क्या है? आंतरिक रूप से स्वतंत्र, बाह्य रूप से मुगल बादशाह से वफादार रहने का दिखावा, आ गई बात समझ में? बाहरी रूप से क्या करते हैं? दिखाते हैं कि हम तो बादशाह के प्रति क्या है? बहुत वफादार हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत?
तो ये 3 स्टेट्स के बारे में हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा न्यू स्टेट्स, दूसरा क्या हो गया, पहला हो गया सक्सेसर स्टेट, दूसरा हो गया न्यू स्टेट्स, नए राज्य। कौन कौन है? तो पहला पढ़ेंगे हम लोग सिख के बारे में। कौन सा पढ़ेंगे? सिख। और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग मराठा, पूरा एक चैप्टर ही है मराठा के ऊपर, मराठा। ठीक है। और एक है इंडिपेंडेंट स्टेट। कौन सा? इंडिपेंडेंट स्टेट, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। ये वो स्टेट्स थे जो एक वक्त में मुगलों के प्रति लॉयल रहे हैं, लेकिन अब चूंकि जैसे वतन जागीर, मैंने बोला वतन जागीर कौन है, इनका ट्रांसफर नहीं हो सकता है, इनका ट्रांसफर नहीं हो सकता है। और ये सिर्फ मुगल शासन व्यवस्था के अंदर इनको बनाए रखने के लिए इनको मनसबदार का, जैसे जयपुर का राजा, तो जयपुर जब मुगल नहीं थे तो हमेशा से जयपुर आमेर का स्टेट रहा है, मरवाड़ का स्टेट रहा है ना। तो अब चूंकि मुगल जब मजबूत हो गए तो राजपूताना कमजोर हो गए, मुगल जब मजबूत होंगे तो राजपूताना स्टेट क्या होगा, कमजोर हो गए। और जो कमजोर हो गए तो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए मुगलों के प्रति क्या दिखा दिया, लॉयल्टी दिखा दिया, है ना। ये ट्रांसफरेबल नहीं है, यहां के मनसबदार क्या है, ट्रांसफर नहीं हो सकता इनका, ये हमेशा परमानेंट रहेंगे, है ना। क्लियर है। अब उसके अलावा भी एक दो और स्टेट है, तो न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट में कौन कौन से हैं? स्वतंत्र राज्य, इंडिपेंडेंट स्टेट, स्वतंत्र राज्य। पहला है मैसूर, जहां पे टीपू सुल्तान के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा है रूहेला, एंड बंगस पठान, एंड बंगस पठान, रूहेला तथा बंगस पठान। छोटा सा राज्य है। थर्ड है जाट, जिसका आपने सुना होगा कि भाई ये वो राज्य थे जिन्होंने बाद में चल के मित्रता गांठ ली, लेकिन इंटरनली इंडिपेंडेंट ही रहे हैं, मित्र हैं बस। चौथा बुंदेलखंड, बुंदेल खंड। और पांचवा है राजपुताना, राजपुताना। ठीक है। इन स्टेट्स के बारे में हम करने, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ये छोटे छोटे जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स है ना, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मुगल डिक्लाइन खत्म हो गया ना, उसके उसी दौरान वो प्रोसेस में जब मुगल डिक्लाइन हो रहा था, उस दौरान नए इंडिपेंडेंट स्टेट बन रहे थे। ये पैरेलल हो रहा है कि मुगल, मैंने बोला पावर शिफ्ट हो रहा है, तो पावर शिफ्ट मतलब कि मुगल्स कमजोर हो रहे हैं और नए राज्य उदय होते जा रहे हैं। ये रूल के दौरान ही हो रहा है। ठीक है। तो बाद में चल के वो एम्परर क्या हो जाएंगे, नाम मात्र के रह जाएंगे, नॉमिनल रह जाएंगे, उनके पास कोई अब जगह बचा नहीं है, वो बस रेड फोर्ट तक सीमित रह गए। नहीं, कारण तो समझ में आ गया। चलिए, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हैदराबाद। सक्सेसर स्टेट पहले खत्म कर लेते हैं।
सक्सेसर स्टेट में भी सब नहीं देखेंगे, एक काम करते हैं ना, वहां पे भले ही पॉइंट आउट, बंगाल सबसे लास्ट में हमें देखना है, इसलिए क्योंकि बंगाल को रिलेट करके ही हम फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बंगाल सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, बंगाल का जो इतिहास है ना। नहीं, इसके बाद जो चलेगा वो है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, ब्रिटिशों ने कैसे इंडिया में अपने आप को स्टैब्लिश किया है, ठीक है ना। हैदराबाद पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा बहुत तो हिंट मैंने पिछले चैप्टर में ही दिया है। कैसे दिया है आप बताइए खुद ही। निजामुल मुल्क की कहानी मैंने पिछले चैप्टर में सुनाई थी ना। तो पहले तो इसके फाउंडर का नाम लिख लो, संस्थापक। संस्थापक कौन है, कुछ कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करते चलो। हैदराबाद का फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है। ठीक है, संस्थापक कौन है पहला, तो इसका नाम है चीन किलिच खां। चीन किलिच खां, चीन किलिच खां, या इसी को कहते हैं निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क क्या कहते हैं इसको, निजामुल मुल्क। डैश करके लिख एक बगल में ब्रैकेट करके लिख सकते हो, निजामुल मुल्क, ठीक है। किसके रूल के दौरान ये नया राज्य बना, मुहम्मद शाह। किसके रूल के दौरान, हाँ लिखिएगा, ड्यूरिंग द दिस स्टेट वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ मुहम्मद शाह। इस राज्य की नींव मुहम्मद शाह के शासन काल में पड़ा। दिस स्टेट वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ मुहम्मद शाह। इस राज्य की नींव मुहम्मद शाह के शासन काल में पड़ा। इस राज्य की नींव मुहम्मद शाह के शासन काल में पड़ा, ठीक है, ओके। सबसे पहले इंडिपेंडेंट हैदराबाद जो स्टेट है उसको इंडिपेंडेंट करने का जो थॉट है वो किसके दिमाग में आया कि हैदराबाद को एक नए राज्य के तौर पे स्थापित किया जाए। सबसे पहले ये थॉट आता है जुल्फिकार खां के दिमाग में। जुल्फिकार खां का नाम है तो हुआ जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां कौन है बताओ, तुम बताओ, जुल्फिकार खां कौन है। पूरा क्लास देखे थे, देखना चाहिए था। हाँ चिराग, जुल्फिकार खां कौन है, तुमको लिंक गया था, अभी मैं बोल देता हूँ, अभी तुरंत चला जाएगा। जुल्फिकार खां कौन है, नहीं तुम नहीं देखी, तुम बताओ अनिकेत। बाकी 3-4 लड़कियां गायब हैं, उनको वो तो पढ़ी थी क्लास में। जहांदार शाह का वजीर, ठीक है। तो उसने सबसे पहले सपना देखा था, लिखिए। पहले हिंदी में लिख लो। हैदराबाद नामक स्वतंत्र राज्य का सपना सबसे पहले जुल्फिकार खां ने देखा था। हैदराबाद नामक स्वतंत्र राज्य का सपना सबसे पहले जुल्फिकार खां ने देखा था। जुल्फिकार खां ड्रीम्ड ऑफ अ न्यू इंडिपेंडेंट हैदराबाद, सॉरी, जुल्फिकार खां ड्रीम्ड ऑफ हैदराबाद as a new independent state। ठीक है, देखो जी, सबसे पहले जुल्फिकार खां को 1713 में बनाया गया था दक्कन का सूबेदार। ठीक है, कब बनाया गया था, 1713 में, ठीक है। किसने बनाया था,
तो फरुखसियर ने बनाया था। लिखेंगे ही वॉज अपॉइंटेड एट फर्स्ट, यहां पे लगवा रही अच्छा है ना, he was appointed at first the governor of Hyderabad by the फरुखसियर, उसे सबसे पहले फरुखसियर द्वारा हैदराबाद का गवर्नर बनाया गया था। ठीक है, उसे ना टाइटल दिया गया था, किस किस का, कौन कौन सी टाइटल उसको फरुखसियर ने दिया था। फरुखसियर गेव हिम द टाइटल ऑफ फरुखसियर गेव हिम द टाइटल ऑफ खान खाना एंड निजामुल मुल्क बहादुर फतह जंग, निजामुल मुल्क एंड बहादुर फतह जंग, निजामुल मुल्क एंड बहादुर फतह जंग। देखेंगे फरुखसियर ने उसे खान खाना डैश निजामुल मुल्क तथा बहादुर फतह जंग की उपाधियां दी। नहीं, खान खाना अलग, निजामुल मुल्क अलग, बहादुर फतह जंग अलग, फतह जंग की उपाधियां दी। हाँ ठीक है, लेकिन फरुखसियर के समय में ही आपको पता है कि इंटरनल कई सारे साजिशें चल रही थी, तो फरुखसियर के समय में ही है हुसैन अली खान ने साजिश के तहत उसको हैदराबाद से हटवा करके मालवा का सूबेदार बना दिया। ठीक है ना, ठीक है, तो लिख लेंगे इन बिटवीन, इसी बीच निजामुल मुल्क वॉज ट्रांसफर्ड टू मालवा, निजामुल मुल्क को मालवा स्थानांतरित, बोले ना ये स्थानांतरण, पहले ट्रांसफर हो जाता था, तो ये ट्रांसफर हो रहा है। निजामुल मुल्क वॉज ट्रांसफर्ड टू मालवा एज गवर्नर, निजामुल मुल्क को मालवा में सूबेदार बना के भेज दिया गया। ठीक है, तो मालवा में रहते दौरान वो दिल्ली के नजदीक आ गया। मालवा एमपी, और एमपी का कुछ बड़ा हिस्सा है मालवा का, तो मालवा में गवर्नर रहते हुए वो अपने आप को मजबूत करता है, दिल्ली के नजदीक है, बादशाह से बार बार मिलना आसान है, तो उसने साजिशें रचनी शुरू कर दी, किसके खिलाफ, सैयद ब्रदर्स के खिलाफ, मालवा में रहते दौरान ही। और उसी के साजिशों के कारण हुसैन अली खां क्या किया, मारा जाता है। और जब हुसैन अली खां मारा जाता है तो वापस से 1720 में हुसैन अली खां मारा गया, 1720 में, उसी साल इसको फिर से हैदराबाद का सूबेदारी दे दिया गया, है ना। लिखेंगे ड्यू टू हिज कॉन्स्पिरेसीज, उसके साजिशों के कारण, ड्यू टू हिज कॉन्स्पिरेसीज, उसके साजिशों के कारण अली ब्रदर्स वॉज किल्ड, सैयद बंधुओं की हत्या हो गई। अली ब्रदर्स वर किल्ड, सैयद अली बंधुओं की हत्या हो गई, या सैयद बंधुओं की हत्या हो गई, अली बंधु नहीं, सैयद बंधु। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या मिला, इसको पुरस्कार क्या मिला, ही अगेन बिकेम द सूबेदार ऑफ गवर्नर ऑफ दक्कन और हैदराबाद इन 1720। 1720 में उसे पुनः दक्कन का सूबेदार या हैदराबाद का सूबेदार बना दिया गया। अगेन ही वॉज अपॉइंटेड एज अ सूबेदार ऑफ दक्कन इन 1720।
1720 में उसे पुनः दक्कन का सूबेदार बना दिया गया। हो गया? ओके ओके। अब 1720 में रहते दौरान वहां से वो दूर हो गया था। कहां से? है दिल्ली से। कहां? हैदराबाद। कहां? दिल्ली नहीं। तो 1722 में मोहम्मद शाह ने बुलावा भेजा कि आइए आप दिल्ली, हैदराबाद छोड़िए और दिल्ली में वजीर का पद संभालिए। ठीक है, तो 1722 में उसे कहां बुला लिया गया? दिल्ली वापस बुला लिया जाता है। 1722 मतलब 1722 में लिखेंगे। इन 1722 he was appointed as वजीर ऑफ मुगल एम्पायर। 1722 में उसे मुगल साम्राज्य का वजीर बनाया गया। जब उसे वजीर बनाया गया तो वो फिर से इकोनॉमी को, मुगल इकोनॉमी को, मुगल की अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहता था। वो चाहता था कि फिर से खजाना भर जाए, जो खजाना खाली हो चुका है। तो उसने कोशिश की वापस से जमीनों का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। जमीन जो है, लैंड है, उसको फिर से अपने तरीके से बांटने की व्यवस्था करने की कोशिश की, लेकिन मनसबदार इसी के खिलाफ खड़े हो गए। जिन साजिशों, खुद ये जब बैठा था विपक्ष में तो साजिश कर करके किसको हटा दिया? सैयद ब्रदर्स को हटा दिया। अब खुद वजीर के पद में बैठे हैं तो अब इनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, तो परेशान हो गए हैं। खुद जब कर रहे थे साजिश तो नहीं कर, और खुद जब बैठे हैं तो परेशान हैं। तो 1724 में बेचारा परेशान होकर बोला कि अब यहां पे रहना फालतू है। जब देखो सब तब साजिशी होता रहता है यहां पे। इससे अच्छा क्या है, शांति से हम जी रहे थे। कहां पे? हैदराबाद में, दिल्ली से दूर, है ना। तो इसने प्लान सोचा कि हम वापस चले जाएंगे। अब ये तो जाने देने के पक्ष में थे नहीं। मोहम्मद शाह को तो एक ताकतवर आदमी चाहिए। निजामुल मुल्क एक ताकतवर व्यक्ति है जो मोहम्मद शाह को बचा कर रख सकता है, वरना फिर वो साजिश का शिकार हो जाते, जैसे पिछले बादशाह हुए हैं, मारे गए हैं, है ना। तो इसने बहाना बनाया कि चले हम सैर करने, चले हम वन में, जंगल में शिकार करने आते हैं, शिकार करके हम वापस लौटते हैं थोड़ी देर में हम, है ना। और अपनी पूरी लाव लश्कर आर्मी के साथ ये चल दिया। कहां? हैदराबाद चल दिया। ठीक है, चलिए। तो इन 1722 में वजीर हो गया। लिखेंगे उसने, पहले हिंदी में लिख लो, उसने मुगल अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, उसने मुगल अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए मुगल अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जमीनों का पुनर्वितरण करना चाहा। He tried, जमीनों का पुनर्वितरण करना चाहा। He tried to redistribute the land, to redistribute the land to boost मुगल इकोनॉमी। उसने जमीनों का पुनर्वितरण करना चाहा। But he frustrated, but he was frustrated by the conspiracies, but he was frustrated by the conspiracies hatched by different faction of the court, different faction of the court। लेकिन वह दरबार में विभिन्न गुटों द्वारा, दरबार में विभिन्न गुटों द्वारा
विभिन्न गुटों द्वारा किए जाने वाले साजिशों से परेशान हो गया। तो 1723 में वो चला। देखो कैसे होता है। 1723 में वो दिल्ली छोड़ दिया, है ना। लिखेंगे इन 1723 1723 में बाय गिविंग एक्सक्यूजेज, बहाने से he went back to दक्कन, वह दक्कन वापस चल पड़ा। he went back to दक्कन, वह दक्कन वापस चल पड़ा। मोहम्मद शाह को पता लगता है, मोहम्मद शाह ने उस समय दक्कन के सूबेदार मुबारिज खां को यह ऑर्डर किया, बेटा इसको जिंदा या मुर्दा पकड़ के हाजिर करो, है ना। एक तरह का देशद्रोह है कि आप बादशाह की बातों को नजरअंदाज करके आप निकल गए अपने अनुसार से सत्ता चलाने, है ना। तो उधर से उस समय, जिस समय ये दरबार में वजीर थे, उस समय वहां पे कौन था गवर्नर? मुबारिज खां, है ना। इस वक्त दक्कन का सूबेदार कौन है? मुबारिज खां, लिख लीजिए। मुबारिज खां वॉज द गवर्नर ऑफ सूबेदार एट दिस पॉइंट। इस वक्त मुबारिज खां गवर्नर का सूबेदार था, गवर्नर का सूबेदार, सॉरी हैदराबाद का सूबेदार था, गवर्नर का सूबेदार कह रहा हूं मैं हैदराबाद का सूबेदार था। मुबारिज खां वॉज द गवर्नर ऑफ हैदराबाद एट दिस पॉइंट। ठीक है। तो मोहम्मद शाह ऑर्डर्ड हिम, मोहम्मद शाह ने यह आदेश दिया कि, मोहम्मद शाह ऑर्डर्ड हिम टू प्रेजेंट निजामुल मुल्क लाइव और डेड इन द कोर्ट। टू प्रेजेंट निजामुल मुल्क लाइव और डेड इन द कोर्ट। मोहम्मद शाह ने मुबारिज खां को यह आज्ञा दी कि वह निजामुल मुल्क को जिंदा या मुर्दा पकड़ के दरबार में हाजिर करे, जिंदा या मुर्दा पकड़ के दरबार में हाजिर करे। ठीक है। तो बैटल ऑफ सकूर खेड़ा, नाम लिखो, बैटल का नाम लिखो, बैटल ऑफ सुकर खेड़ा, सकूर खेड़ा, सुकर खेड़ा, बैटल ऑफ सुकर खेड़ा, सुकर खेड़ा का युद्ध, सुकर खेड़ा, ब्रैकेट में 1724, 1724। ठीक है। कब लड़ा गया ये लिखिएगा। दिस बैटल वॉज फॉट ऑन 11th of October 1724। यह युद्ध 11 अक्टूबर 1724 को लड़ी गई। दिस बैटल वॉज फॉट ऑन 11th of October 1724। यह युद्ध 11 अक्टूबर 1724 को लड़ी गई। तो निजामुल मुल्क को किसका सपोर्ट मिलता है? मराठा का। निजामुल मुल्क वॉज सपोर्टेड बाय मराठा। मराठा उस समय किसके हाथ में था? बाजीराव फर्स्ट। वहीं बाजीराव मस्तानी वाले, दीवानी दीवानी मैं दीवानी हो गई, दीपिका पादुकोण गाई ना गाना ये, वहीं वाले बाजीराव। तो बाजीराव ने मदद दिया किसको? इस व्यक्ति को, निजामुल मुल्क को। लिखेंगे बाजीराव gave support to निजामुल मुल्क against मुबारिज खां। बाजीराव फर्स्ट लिखो, बाजीराव फर्स्ट gave support to निजामुल मुल्क। बाजीराव ने
इस युद्ध में मुबारिज खां के विरुद्ध, इस युद्ध में मुबारिज खां के विरुद्ध, इस युद्ध में मुबारिज खां के विरुद्ध निजामुल मुल्क का साथ दिया। He gave support to निजामुल मुल्क अगेंस्ट मुबारिज खां इन दिस बैटल। ठीक है, तो मुबारिज खां जिनको ऑर्डर मिला था कि निजामुल मुल्क को जिंदा या मुर्दा पकड़ के हाजिर करो, वो खुद ही मारे जाते हैं निजामुल मुल्क के हाथ से। ठीक है, मुबारिज खां, लिख लीजिए, मुबारिज खां वॉज किल्ड इन दिस बैटल। मुबारिज खां इस युद्ध में मारा गया। ठीक है, अब क्या करे बेचारा, मोहम्मद शाह क्या ही कर सकता था। उसने निजामुल मुल्क को दक्कन का परमानेंट रूलर मान लिया। अब दक्कन का कोई भी गवर्नर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था। अब पैट्रियार्कल एम्पायर बन चुका है। अब दक्कन में निजामुल मुल्क के आने वाले संतान ही वहां पे गद्दी पर बैठेंगे। ठीक है, सो मोहम्मद शाह एक्सेप्टेड द सोवरेनिटी ऑफ हैदराबाद। मोहम्मद शाह ने हैदराबाद की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। मोहम्मद शाह एक्सेप्टेड द सोवरेनिटी ऑफ हैदराबाद। नहीं, टोटली नहीं निकला, सेमी इंडिपेंडेंट रहा। तब तो नादिर शाह के विरुद्ध जाएगा वो लड़ने। मोहम्मद शाह ने दक्कन की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली और इस तरह, हाँ हैदराबाद, दक्कन, दक्कन का राजधानी था हैदराबाद, इसीलिए हम बार बार हैदराबाद कह रहे हैं दक्कन की जगह। लिखेंगे निजामुल मुल्क बिकेम द रूलर ऑफ और परमानेंट रूलर ऑफ हैदराबाद। लिखेंगे इस तरह निजामुल मुल्क, इस तरह निजामुल मुल्क हैदराबाद का स्वतंत्र शासक बन गया। इसे एक टाइटल दिया गया, बताओ किस चीज का? आसफ जाह का। मोहम्मद शाह गेव हिम द टाइटल ऑफ आसफ जाह। मोहम्मद शाह ने उसे आसफ जाह की उपाधि दी, आसफ जाह। ही वॉज गिवन टाइटल ऑफ आसफ जाह बाई मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने उसे आसफ जाह की उपाधि दे दी। ठीक है, तो ये कब हुआ? 1725 में ना, 1725। तो 1725 से हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य बन गया है। अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाएगा ये? ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन किसने चलाएगा? तो कि हिंदू को अपना दीवान बनाएगा। लिखेंगे ही अपॉइंटेड दीनानाथ, ही अपॉइंटेड दीनानाथ, ही अपॉइंटेड दीनानाथ एज हिज दीवान। उसने दीनानाथ नामक व्यक्ति को अपना दीवान नियुक्त किया। ठीक है, तो ये आपका हो गया, राइज हो गया पहले स्टेट का, हैदराबाद का। अगला स्टेट आइए, लिखिएगा, पूरा अंत तक करवा दे क्या? ये राइज सिर्फ पढ़ा दे कि लास्ट तक खत्म कर दे? लास्ट तक पढ़ा दे। एक काम करते हैं, अंतिम तक करवा ही देते हैं। राइज ही नहीं कंप्लीट करते हैं, बाकी भी एड ऑन करवा देते हैं। लिखिएगा, अच्छा मराठाओं के साथ इनका रिलेशन कैसा रहा? उतार चढ़ाव वाला रहा। जब से बाजीराव गद्दी पे बैठा, तो 1720 में बाजीराव गद्दी पे बैठता है पेशवा के। कब बैठता है? 1720 में बाजीराव गद्दी पे बैठता है पेशवा के, और 1740 तक वो गद्दी पे बैठा रहा। ठीक है, तो 1721 से
1727 तक, 1721 से 27 तक निजामुल मुल्क और मराठा के बीच में फ्रेंडली रिलेशन रहता है, लेकिन उसके बाद रिलेशन खराब होने लगता है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा 1721 से 27 के बीच, बिटवीन 1721 एंड 27, सत्रह सौ 21 से 27 के बीच, बिटवीन 1721 एंड 1727, देयर वाज फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन मराठा एंड निजामुल मुल्क। मराठा और निजामुल मुल्क के मध्य दोस्ताना संबंध रहा। देयर वाज फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन निजामुल मुल्क एंड मराठा। ठीक है, लेकिन 1727 में जाके ये रिलेशन खराब हो गया। ठीक है, 1727 में रिलेशन खराब हो गया, लिखिएगा बट रिलेशन डिटेरियोरेटेड आफ्टर 1727। 1727 के बाद संबंध में खटास आ गया। इसका कारण समझ लो पहले। मराठा में तो पूरा कारण समझोगे, लेकिन इसको यहां से रिलेट कर देते हैं। क्यों? निजामुल मुल्क बहुत चालाक आदमी है। देखो जी, अगर ध्यान होगा तुमको तो शाहू जी जो छत्रपति के पोते हैं, छत्रपति शिवाजी के पौत्र हैं, उनको औरंगजेब ने कैद कर लिया था 1689 में, और 1707 तक वो कैद में रहते हैं। ठीक है, और असली उत्तराधिकारी मराठा का यही है, लेकिन इनके ना रहने के कारण इनके चाचा राजा राम शासन चलाते हैं। हालांकि बहुत दिक्कत से चलाते हैं, भागते फिरते हैं। इनके जो चाचा हैं वो संभालते हैं किस चीज का? मराठा का कमान अपने हाथों में। क्लियर है? और 1700 में इनकी डेथ हो जाती है। इसी बीच वो कैद में है, शाहू जी कैद में है, इसी दौरान इनके चाचा की डेथ हो जाती है। तो चाचा के बाद चाची ताराबाई कमान संभालती हैं मराठा का। ठीक है, एग्जाम में पूछ चुका है कि एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ औरंगजेब के मरने वक्त अंडर हुज कंट्रोल मराठा स्टेट वॉज फंक्शनिंग। किसके शासन काल में या किसके हाथों में मराठाओं का बागडोर था? तो जिस समय औरंगजेब मरा उस समय किसके हाथ में था? ताराबाई के हाथ में कंट्रोल था। और ताराबाई कौन है? साहू जी की चाची हैं। अपने एक बेटे शिवाजी सेकंड को गद्दी पे बैठा के, जो मात्र 2 साल का है, ताराबाई रूल कर रही है ना। तो 1708 में साहू जी महाराज क्या होते हैं? रिलीज हो जाते हैं कैद से, क्योंकि औरंगजेब मर गया है, उसका बेटा बहादुर शाह गद्दी पर बैठ चुका है, और बहादुर शाह ने साहू जी महाराज को रिहा कर दिया जुल्फिकार खां के सलाह पर। क्लियर है? अब साहू जी महाराज आते हैं तो अपनी चाची को बोलते हैं कि पद अब छोड़ दीजिए, मैं आ गया हूं गद्दी पर, मैं बैठूंगा। तो अब चाची तो लंबे समय से बैठ रही है, चाची गद्दी छोड़ेंगी नहीं ना। तो चाची और भतीजे के बीच एक महायुद्ध होने जा रहा है। मराठा 2 हिस्से में बढ़ चुके हैं। एक तरफ कुछ मराठा जो है वो चाची को सपोर्ट कर रहे हैं, ताराबाई को, और एक तरफ एक बड़ा हिस्सा किसको सपोर्ट कर रहा है? तो एक भीषण युद्ध होता है, और इस युद्ध में, इस बैटल में चाची की हार होती है, और चाची चली जाती हैं कोल्हापुर। कहां चली जाती हैं? कोल्हापुर।
और साहू जी कहां से रूल करते हैं? सतारा से। कहां से रूल करते हैं? तो मराठा दो हिस्से में बट गया। मराठा अब दो जगह से रूल कर रहे हैं, एक सतारा से और एक कोल्हापुर से। कोल्हापुर का स्टेट छोटा है, सतारा का स्टेट बड़ा है। अब इसी साहू जी महाराज को सपोर्ट किए थे बालाजी विश्वनाथ। जब बात आई मराठाओं के ग्रुप की, तो कुछ मराठा किसको सपोर्ट कर रहे थे? चाची को। कुछ मराठा सपोर्ट कर रहे थे साहू जी को। तो साहू जी को सपोर्ट करने वाले कौन हैं? बालाजी विश्वनाथ। और बालाजी विश्वनाथ को इसका इनाम भी मिलता है और ये बना दिए जाते हैं 1713 में पेशवा। क्या बना दिए जाते हैं इनको? क्या बना दिया जाता है? जो राजा के बाद दूसरा हाईएस्ट पोस्ट था। क्लियर है? और यहां से पेशवा का पद, पेशवा का पोस्ट पैट्रियार्कल हो जाता है, पैतृक हो जाता है। अब उसी खानदान से सिर्फ पेशवा बनने वाले लोग हैं। ठीक है? अब इसके पहले पेशवा योग्यता के बल पे आते थे, अभी इसके बाद किसके दम पे आएंगे? खानदान के दम पे आएंगे। क्लियर है? पेशवा जाति से क्या होता था? ब्राह्मण। ये मराठा में हम पढ़ेंगे फिर से। खैर, तो 1713 से 1720 तक कौन रहता है? बालाजी। 1720 में कौन आ जाता है? अभी अभी पढ़ा है मैंने, बाजीराव फर्स्ट, है ना? अच्छा, जब तक हैदराबाद इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बनता है तब तक सब शांति रहता है। हैदराबाद जब इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाता है, सेमी इंडिपेंडेंट कह लो, तो वहां पे एक परमानेंट रूलर आ गया है और परमानेंट रूलर अपने एरिया को एक्सटेंड करना चाहेगा, है ना? तो कैसे एरिया बढ़ाएगा? किसी ना किसी पे आक्रमण करके ना, है ना? तो निजामुल मुल्क ने चाल चला। निजामुल मुल्क ने सतारा के खिलाफ कोल्हापुर को भड़काना, उसको सह देना शुरू कर दिया। उन्होंने, निजामुल मुल्क ने कोल्हापुर के रूलर को चढ़ा रहा है कि तुम साहू जी से बराबरी का मांग करो, है ना? वो बड़े हिस्से से चौथ और सरदेशमुखी वसूल रहे हैं और तुमको उसका हिस्सा मिलता ही नहीं है। ठीक है? और 1727 में जिस समय बाजीराव नॉर्थ में गए थे किसी अभियान पे, उनके अनुपस्थिति में सतारा पर आक्रमण करवा देता है। कौन? निजामुल मुल्क। कोल्हापुर से। कोल्हापुर कहां आक्रमण कर देता है ये अभी हम पूरा डिटेल में नहीं बताएंगे, सब मराठा में पढ़ेंगे। ठीक है? जब लौटता है बाजीराव फर्स्ट और उसको जब पता लगता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो उसने हैदराबाद को सबक सिखाने की ठान ली। तब 1727 में कौन सा बैटल होगा? बैटल ऑफ पालखेड़। कौन सा बैटल होगा? बैटल ऑफ पालखेड़। पालखेड़ का युद्ध। कारण समझ में आ गया? इतना लिखना नहीं है, बस ये लिखना है कि पालखेड़ युद्ध कब होगा, लिखेंगे। लिखेगा 1727 में। 1727 में बाजीराव, पेशवा बाजीराव तथा निजामुल मुल्क के मध्य पालखेड़ का युद्ध लड़ा गया। इन 1727 the battle was fought between, in 1727 a battle was fought between Bajirao first and Nizamul Mulk. निजामुल मुल्क। क्या नाम दिया गया इस बैटल को? बैटल ऑफ पालखेड़। पालखेड़ का युद्ध। क्या होगा रिजल्ट? बाजीराव तो अपने जीवन काल में कभी कोई युद्ध हारे नहीं, है ना? मरने वक्त तक 40 युद्ध लड़ा, सभी युद्ध जीता उन्होंने, सारे बैटल्स जीत गए वो। ठीक है?
तो लिखेंगे कौन जी हारेगा फिर? निजामुल लिखेंगे निजामुल मुल्क वॉज डिफीटेड, निजामुल मुल्क पराजित हुआ, निजामुल मुल्क वॉज डिफीटेड, निजामुल मुल्क पराजित हुआ। ठीक है। एंड वॉज कंपेल्ड टू डू अ ट्रीटी, और उसे एक संधि करने पे मजबूर किया गया। एंड वॉज कंपेल्ड टू साइन अ ट्रीटी, लिखेंगे साइन अ ट्रीटी, उसे संधि करने पे मजबूर किया गया। ओ मेरे दिल के चैन, हो गया। तुम लोग के यहाँ पूजा वूजा नहीं हुआ था? तुम जहाँ थे मोहल्ले में पूजा हुआ है? तुम्हारे गर्ल्स हॉस्टल में हुआ है? कौन से कॉलेज में? अच्छा, वहाँ से हो? हुआ है वहाँ पे पूजा? गई थी? भाषान हो गया? तुम नहीं गई हो भाषान में? और तुम लोग के मोहल्ले में जी भाषान में जाना है? हॉस्टल में? घर पे? मोहल्ले में? हम लोग के मोहल्ले में हमने आज तक 2 बार पूजा किया, तीसरी बार पूजा करना है, एक बार और पूजा करना है मुझे। हाँ, मूर्ति पूजा करना है एक बार, 3 बार कम से कम करना चाहिए। 2 बार के, एक बार क्लास 8th में था तब किया, एक बार क्लास 9th में था तब किया, उसके बाद से फिर दोबारा मूर्ति पूजा नहीं किया मैंने। बड़े जोश रहता है पूजा करने में, बहुत जोश रहता है। चंदा काटो, मोहल्ले में चंदा काटने के दौरान घर से भगाए जाओ कि नहीं देंगे चंदा, जाओ, है ना। फिर जो ऐसे थुतुर की तरफ पहुंच जाओ कि नहीं दीजिए आप चंदा, ठीक है। तो बड़ा मज़ा आता है ना। और देखना कल भाषान होगा, कल भाषान होगा ना, कल देखना कि खाली एक तो रात भर पंडाल में भोजपुरी गाना बजाया है सब, मेरे मोहल्ले में रात भर भोजपुरी गाना बजाया है। और उसके बाद तुम नज़ारा देखना यहाँ पे जब भाषान होगा तब, खाली ट्रैक्टर पे या इस पे लाद लाद के भोजपुरी गाना बजा के नाचते हुए जाएगा सब, है ना। सरस्वती पूजा को बदनाम कर दिया है सब। तब तुम लोग सही सही बोलो, बजा के नहीं भोजपुरी गाना, सरस्वती जी को जगा दिया, पूजा करके जगा दिया गया ना। जब तक विसर्जन नहीं हुआ तब तक सरस्वती जाएंगे नहीं। अब पंडाल में सरस्वती जी देख रही है, सुन रही है भोजपुरी गाना, सुनो। क्या गजब का हाल है। चलो, इन लोगों को बड़ा, ऐसे लोगों को जो है पूरा एकदम भरपूर पावर मिलता है। ऐसे ही लोगों को भरपूर पावर मिलता है, क्योंकि वो सबसे कुछ नहीं करते हैं तो ठेकेदार बनते हैं, राजनीति में जानते हैं, सब करते हैं। हम लोग क्या है, हम लोग तैयारी करा रहे, पढ़ाने वाले तुम लोग, पढ़ने वाले तुम लोग IAS IPS बनोगे। और तुम IAS IPS किसके इशारों पे नाचोगे? नेताओं के इशारों पे नाचोगे। हालांकि नीतीश कुमार के रीजन में IAS IPS मजबूत हुए हैं, पावरफुल हुए हैं, है ना। राजद का सरकार रहता तो थोड़ा इशारों पे नाचना पड़ता ज्यादा। चलिए, ये हो गया। तो कौन सी ट्रीटी अपना गई? ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ मुंशीगांव, मुंशीगांव की संधि, ट्रीटी ऑफ मुंशीगांव, मुंशी सिवगांव लिखेंगे, मुंशी सिवगांव, मुंशी सिवगांव की संधि, मुंशी सिवगांव की संधि कब किया गया? 6 मार्च 1728, 6 मार्च 1728 को। ठीक है, 6 मार्च 1728 को। क्या बोलो, क्या इसमें एक्सेप्ट किया होगा निजामुल मुल्क ने? सबक सीख लिया। जिस दक्कन से कोई चौथ और सरदेशमुखी नहीं दिया जाता था इसके शासन के दौरान, पहले तो जहादार के समय, जहादार शाह के समय में चौथ का अधिकार मिल गया, सरदेशमुखी का अधिकार मिल गया, फर्रुख के समय मिल गया। लेकिन जब ये बादशाह भले इंडिपेंडेंट रूलर बना तो उस समय चौथ और सरदेशमुखी देना बंद कर दिया। वापस से मराठा बोल रहे हैं कि अब तुम चौथ और सरदेशमुखी तुमको देना पड़ेगा। और दूसरा कि तुम कसम खाओ कि कोल्हापुर के मैटर में तुम नहीं पढ़ोगे। कोल्हापुर को इसके बाद से चढ़ाए तो कोल्हापुर को पर बाद में अटैक करेंगे, पहले तुम पे अटैक करेंगे, है ना। तो 2 चीजों पे उसको, उसकी ट्रीटी होती है। पहला लिख लो, he allowed चौथ एंड सरदेशमुखी फ्रॉम दक्कन,
उसने दक्कन से चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का आज्ञा दे दिया। He allowed to collect Chauth and Sardeshmukhi from Dakkan. Allowed to collect Chauth and Sardeshmukhi from Dakkan. उसने दक्कन से चौथ और सरदेशमुखी देने का वसूलने का आज्ञा दे दिया। दूसरा, he accepted not to interfere. He accepted to not to interfere the internal politics of Satara and Kolhapur. He accepted not to interfere in the internal politics of Satara and Kolhapur. उसने सतारा और कोल्हापुर के आंतरिक मामलों में दखल न देने का स्वीकार किया। उसने सतारा और कोल्हापुर के आंतरिक मामलों में दखल न देना स्वीकार किया। ठीक है, चलिए एट लास्ट लिखे इन 1748 ही डाइड। 1748 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद का कहानी आपको पता है, कर्नाटक वॉर कि नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में कैसे भी युद्ध हुआ 1748 में, है ना। ठीक है, चीन की रिच खाई निजामुल मुल्क है। जुल्फिकार खां को निजामुल मुल्क नहीं मिला है। हाँ, जुल्फिकार खां को निजामुल मुल्क मिला है। ठीक है, चलिए आगे। अब अगला स्टेट में आते हैं। ये हो गया, समझ में आ गया, है ना। सरदेशमुखी, हाँ, क्लास नहीं देखे हो तो नहीं समझ में आएगा, जाके सारा क्लास देखोगे। ठीक है, सरदेशमुखी, मान लो कि मेरा ये राज्य है, ठीक है, और बहुत मजबूत राज्य है मेरा। बगल में कोई दूसरा इंस्टीट्यूट खुल गया यूपीएससी का, अब मेरा धौंस है। अब मैं उसको बोल रहा हूं कि अगर तुमको बगल में यूपीएससी का इंस्टीट्यूट चलाना है तो तुम जितना एडमिशन लोगे उसका 10वां हिस्सा 10% हमको लाके दोगे। हैं? रंगदारी है, प्रोटेक्शन टैक्स। अगर चाहते हो तुम पे किसी प्रकार का आक्रमण ना हो, है ना, तो तुम क्या करोगे अपने रेवेन्यू का 10%। तो ये 10% था। चौथ क्या है? ये सरदेशमुखी हो गया। ये 1/10 क्या हो गया? 10वां हिस्सा सरदेशमुखी। और चौथ क्या हो गया? 25%। नाम ही है चौथ, 1/4। तो वही है, क्या है कि भाई अब सरदेशमुखी की वो नाम है। देशमुख शब्द जो है ना, देशमुख शब्द, देशमुख जाइएगा आप महाराष्ट्र में तो जमींदार को कहा जाता है। देशमुख जो टाइटल लगता है वो किसको कहा जाता है? जमींदार को, है ना। जैसे रितेश देशमुख हीरो है, मजबूत घराने से है कि नहीं। तो देशमुख लोग क्या होते थे उस समय? जमींदार होते थे। पाटिल सुना होगा, शिवराज पाटिल। पाटिल महाराष्ट्र में लोग होते हैं। पाटिल मुखिया होता था गांव का, सरपंच होता था। तो जो सरपंच होता था वो क्या टाइटल लगाता था? पाटिल। बात समझ में आ रही है? तो देशमुख के ऊपर भी एक देशमुख, कौन हो गया? छत्रपति। देशमुख के ऊपर भी जमींदारों का जमींदार कौन है? राजा है। तो वो कौन है? सरदेशमुख है। वो कौन है? तो सरदेशमुख होने के एवज में वो सरदेशमुखी वसूलेगा। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट। क्योंकि वो सरदेशमुख है, जमींदारों का जमींदार है, इसीलिए वो क्या वसूलेगा अपने पड़ोसी स्टेट से, जिसपे वो दावा करता है कि वो किसका पार्ट होगा? मराठा का पार्ट होगा। लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो कब, जब तुम कंट्रोल नहीं कर पा, लेकिन हम आक्रमण करके तुमको परेशान तो करेंगे, है ना। हम तुम पे जाके अधिकार नहीं कर सकते, लेकिन तुमको इतना हम पोक करेंगे कि तुम परेशान हो जाओगे। नहीं तो तुम इस पोकिंग से बचना चाहते हो, इस परेशानी से बचना चाहते हो, दो हमको।
तो ये सरदेशमुखी था, या चौथ 1/4 था। ठीक है, यही चौथ जो इनके ताकत का एक बड़ा कारण था, वही इनके इनके टूटने का, इनके पतन का सबसे बड़ा कारण बनेगा। वो हम लोग मराठा में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, आइए नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। रुहेल एंड बंगस पठान। रुहेला एंड बंगस पठान, रुहेला और बंगस पठान। नहीं, अवध बाद में। अब ये सीक्वेंस जरूर नहीं है। पहले हम छोटे छोटे टॉपिक को, जैसे हैदराबाद क्या है, छोटा टॉपिक है। रुहेला क्या है, छोटा टॉपिक है। जो छोटे टॉपिक है उसको खत्म कर लेते हैं, ये बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। ठीक है, रुहेला और बंगस पठान। ठीक है, ये रुहेला जब आप देखेंगे मैप, तो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में जो यूपी और उत्तराखंड को मिला के बनता था, मान लो कि ये जो है बन रहा है तुम्हारा क्या, पूरा अवध का राज्य। ठीक है, इधर क्या है, नेपाल है। इधर क्या है, नेपाल है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर एरिया में बनता था, ये जो पर्टिकुलर एरिया, वो क्या होता था, रुहेला और बंगसों का था। किसका था? ये एरिया क्या है, ये बुंदेलखंड है। ये क्या है, बुंदेलखंड। आ रही बात समझ में? ये क्या है, अवध है। ठीक है, रुको, कुछ एरिया बच गया। ये ऐसे मत लो, ऐसे लो, ऐसे लो, इनफैक्ट ऐसे लो। गंगा घाटी, ये एरिया क्या है, ये है जाट। ये कौन है, रुहेला है और बंगस। तो इधर हो गया रुहेला और बंगस, इधर हो गया जाट, इधर हो गया बुंदेलखंड, और इधर हो गया अवध। सब पे कब जाना चाहता था? बात क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये छोटे छोटे राज्य हैं, क्या है, 2-4 जिला। जो यूपी का आज का 2-4-5 जिला मिला दो तो एक राज्य बन गया उस समय का। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये रुहेला और बंगस पठान कौन है, लिखेंगे। पहले तो रुहेला लिख के डैश दो, रुहेला लिख के, रुहेला और बंगस पठान एक साथ बढ़ा दे रहे हैं, रुहेला लिख के डैश दो। कहां पे है रुहेला, हो गया। इनका प्लेस कहां है, गंगा वैली, गंगा घाटी, गंगा घाटी। ठीक है, गंगा वैली में। इसका कौन स्थापित किया, फाउंडर लिखो, संस्थापक। संस्थापक वीर दाऊद, वीर दाऊद एंड हिज सन, उसका और उसका पुत्र, एंड हिज सन और उसका पुत्र अली मोहम्मद खां, अली मोहम्मद खां। ठीक है, हाँ, वीर दाऊद। तो पहले बरेली नाम का एक छोटा सा जगह था, उस बरेली को ही एक्सपैंड करते करते ये दक्षिण की तरफ बढ़ते चले गए और अपना एक बड़ा राज्य कायम कर लिया है। क्लियर है? ठीक है, तो कहां से कहां तक इनका विस्तार था, एक्सपैंडेड कहां थे, लिखेंगे एक्सपेंशन, विस्तार। हाँ, रुहेला का एक्सपेंशन कहां से कहां तक है, रुहेला का। ठीक है, लिखिए। बरेली, स्टार्ट्स फ्रॉम बरेली, स्टार्टेड फ्रॉम बरेली, बरेली से शुरुआत, स्टार्टेड फ्रॉम बरेली, बरेली से शुरुआत, एंड एक्सपैंडेड कुमायूं, expanded from Kumayu to Ganga Valley in south, expanded
फ्रॉम कुमायूं टू, कुमायूं हिमाचल के एरिया में आता है, हिमाचल पर हिमालय का तलहटी एरिया है। ये क्या है? कुमायूं है, उधर हिमालय का तलहटी एरिया है ना। एक्सपैंडेड फ्रॉम कुमायूं टू गंगा वैली इन साउथ, तथा कुमायूं से गंगा दक्षिण में गंगा घाटी तक फैलाव, दक्षिण में गंगा घाटी तक फैलाव। बरेली कुमायूं से सटा हुआ है थोड़ा सा, वो हाँ ईस्ट वेस्टर्न में, थोड़ा सा ईस्ट साइड में, एकदम ऊपर में। ठीक है, तो पहले बरेली इनका राजधानी था, बाद में रामपुर हो गया। कैपिटल क्या था पहले? इनिशियली राजधानी क्या है? शुरुआत में राजधानी क्या है? लिख लो बरेली, बाद में राजधानी क्या हो जाएगा? रामपुर। रामपुर स्टेट, वहां से एक बड़े मुस्लिम लीडर हैं, नाम याद नहीं आ रहा उनका, सपा है समाजवादी पार्टी के, आजम खां। आजम खां लंबे समय तक वहां पे रामपुर से सांसद रहे हैं। जया प्रदा भी रही है वहां से सांसद। ठीक है, चूंकि ये दिल्ली से सटा हुआ था और ये लोग ज्यादातर क्या हैं? किसान हैं। ज्यादातर क्या हैं? किसान हैं। और ये बना ही राज्य बना था किसके बिना पर? किसके आधार पे? इस राज्य का निर्माण हुआ था औरंगजेब के का विरोध करने के लिए, औरंगजेब के खिलाफ हुआ था। तो इस राज्य का जो फाउंडेशन है वो विद्रोह है किसके खिलाफ? है ना, राज्य की नींव रखी गई, राज्य का नींव अंग्रेज मुगलों का विरोध, द फाउंडेशन ऑफ स्टेट डैश करके रिवोल्ट अगेंस्ट मुगल्स। राज्य का नींव लिखो, राज्य का नींव डैश करके मुगलों का विरोध। मुगलों का विरोध, फाउंडेशन ऑफ स्टेट डैश करके रिवोल्ट अगेंस्ट। तो हमेशा मुगलों से, अच्छा ये जाट के साथ भी पड़ोसी हैं, ये बुंदेल के साथ भी पड़ोसी हैं, इधर दिल्ली के साथ भी पड़ोसी हैं, तो हमेशा जाटों के साथ, दिल्ली के साथ, है ना, बुंदेल के साथ हमेशा इनका स्ट्रगल होता रहा है। अवध के साथ भी होता रहा है। एट लास्ट अवध के रूलर जाकर के इन पर कैप्चर कर लेंगे, अंत में खत्म हो जाएगा ये रूहेला। ठीक है, 1774 के आसपास जाकर के ये खत्म हो जाना है। 1774 में क्या होगा? ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, दरअसल वीर दाऊद को ना अफगानी है, दिस वाज द अफगान रूल, अफगानियों का रूल है। पूछ दे कि रूहेला कौन है, तो अफगानी है ना। बंगश लिख लो, बंगश करके डाल दो। या इसको और थोड़ा सा एक्सपैंड, एक काम करो, बंगस को लिखने के पहले एक बार और इसको थोड़ा सा और डिटेल में कर देते हैं। ठीक है, लिखेंगे 1742 में, खत्म ही कर देते हैं ना कि 1770 में खत्म हो गया। 1742 में, 1742 में एक नया रूलर बनेगा, लिखेगा इन 1742, 1742 में अ न्यू रूलर ऑफ, अ न्यू रूलर वाज थ्रोन्ड इन रुहेलखंड। एक नया रुहेलखंड में एक नया शासक बना, अ न्यू रूलर वाज थ्रोन्ड इन रुहेलखंड। 1742 में एक रुहेलखंड का नया शासक बना जिसका नाम हाफिज रहमत खां था। His name was हाफिज रहमत खां। तो इसी के शासनकाल में क्या होगा? ये युद्ध होने वाला है जहां पे अवध अटैक करेगा। लिखेंगे इसी के शासनकाल के दौरान, ड्यूरिंग हिज रूल, इसी के शासनकाल के दौरान, ड्यूरिंग हिज रूल इन 1774, 1774 में, 1774 में, in 1774 द रूलर ऑफ द नवाब ऑफ अवध, अवध का नवाब, द नवाब ऑफ अवध, अवध का नवाब अटैक्ड ऑन रुहेलखंड। अवध के नवाब ने रुहेलखंड पर आक्रमण कर दिया। अवध के नवाब सुजाउदौला, नाम लिख लो, इसका भी नाम लिख लो, जो बैटल ऑफ बक्सर में भी था,
अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने रुहेलखंड पर आक्रमण कर दिया। द नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला अटैक्ड ऑन। अच्छा, इनको हिम्मत कहां से आई? क्योंकि अंग्रेजों ने तो इनके साथ समझौता कर रखा है। तो दरअसल एक साल पहले 1773 में एक संधि होती है अंग्रेजों और अवध के नवाब के बीच में, जिसको बनारस की संधि कहा जाता है, ट्रीटी ऑफ बनारस, जो हम फ्यूचर में पढ़ने वाले अगले चैप्टर में। इस ट्रीटी में अंग्रेजों ने ये सहायता करने का वचन दिया था कि यदि अवध का नवाब किसी पे अटैक करता है, यदि अवध का नवाब किसी के खिलाफ कोई अटैक होता है, तो अंग्रेज इनको बचाने के लिए आएंगे। किसको? अवध के नवाब को। अब जब अंग्रेज इनको सपोर्ट कर दिया तो अवध के नवाब में जोश आ गया, चलो आक्रमण करके रुहेलखंड को हमेशा के लिए मिला ही लेते हैं। इसीलिए 1774 में ये अटैक करेंगे। बात समझ में आगे? रिलेट कर लिया? रिलेट किया? 1773 में एक साल पहले क्या होगा? अंग्रेज और अवध के नवाब के बीच में क्या होगा? संधि होगी, ट्रीटी होगी। और उस संधि के कई सारे चीजें हैं, लेकिन एक ये था कि समय पड़ने पर अंग्रेज किसके हेल्प के लिए आएंगे? अवध के नवाब के लिए। और जब हेल्प का वादा मिल गया, हेल्प का प्रॉमिस मिल, तो इन्होंने खट से उसका फायदा उठाते हुए रुहेलखंड पर अटैक कर दिया। आगे में समझ में? सब इंसिडेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है। इतिहास में विश्व में कहीं हो रही घटना होती है ना, उसका संबंध विश्व के हर कोने से जुड़ा हुआ रहता है ना। विश्व, इस ब्रह्मांड में कोई घटना हो रही हो, उसका रिलेशन कहीं ना कहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं रिलेट हो रहा है। ठीक है? तो यही जानते हैं कि दुनिया में इस धरती पर हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर चीज, कुछ भी अनलिंक्ड नहीं है। भले ही दूर से लगेगा कि इसके बीच कोई संबंध नहीं दिखता, लेकिन सही मानो तो हर घटना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कोई भी घटना, भगवान इतना भयंकर तरीके से ताना बाना बुने हैं ना घटनाओं का, कि भले ही हम यहां बैठे हैं, हो सकता है फ्रांस में कोई बैठा व्यक्ति, हम उसको एक दूसरे को ना जानते हो, लेकिन हमारा संबंध किसी ना किसी तरह से है, और हमें नहीं पता, फ्यूचर में हो सकता है पता चल जाए। ठीक है? जैसे आप लोग बैठे हैं क्लास में, तो आपने प्लान बनाया होगा कि हमें क्लास करना है, हमें यूपीएससी का क्लास करना है, फिर तरह तरह के योजनाएं बनाए होंगे, फिर चल के आए होंगे। तो कई सारी प्लानिंग के बाद यहां पहुंचे, रिलेशन हो गया कि नहीं एस्टैब्लिश? आज से 1 महीना पहले हम जानते भी नहीं थे आप लोगों को, है कि नहीं? अब जानते हैं। ऐसे ही होता है। ठीक है, ठीक। तो बढ़े आगे, तो होगा क्या? ट्रीटी। कौन सा बैटल होगा? भले बैटल कौन सा होगा? मीरनपुर कटरा, बैटल ऑफ मीरनपुर कटरा लिखेंगे। शुजाउद्दौला और हाफिज रहमत अली के बीच, बिटवीन हाफिज रहमत खां एंड शुजाउद्दौला, हाफिज रहमत खां एंड शुजाउद्दौला, बिटवीन हाफिज रहमत खां एंड शुजाउद्दौला, हाफिज रहमत खां शुजाउद्दौला के बीच मीरनपुर कटरा का युद्ध लड़ा गया। द बैटल ऑफ मीरनपुर कटरा वाज फॉट। मीरनपुर कटरा का युद्ध लड़ा गया। बैटल ऑफ मीरनपुर कटरा वाज फॉट। ठीक है? बिलीव करो, 20,000 रुहेलखंडियों को वहां से अवध का नवाब भगा दिया, देश निकाला दे दिया। ठीक है? पूरे रुहेलखंड पर अधिकार कर लिया। बस एक छोटा सा राज्य बना जिसको नाम कहा गया स्टेट ऑफ रामपुर। रामपुर में भी राजा है, स्टेट ऑफ रामपुर। एक छोटा सा प्रिंसिपैलिटी, जमींदारी टाइप का बच गया। हाँ हाँ, यूपी है, ये यूपी है, यूपी का। ठीक है? लिख लीजिए। अवध के नवाब ने संपूर्ण रुहेलखंड पर अधिकार कर लिया। नवाब ऑफ अवध कंट्रोल्ड रुहेलखंड।
ठीक है, एक छोटा सा राज्य, अ वेरी स्मॉल प्रिंसिपैलिटी वॉज लेफ्ट, एक बहुत छोटा सा जमींदारी बचा, अ वेरी स्मॉल प्रिंसिपैलिटी वॉज लेफ्ट, एक बहुत छोटा सा जमींदारी बचा, विच वॉज नेम्ड स्टेट ऑफ रामपुर, जिसे रामपुर रियासत कहा गया। जिसे रामपुर रियासत कहा गया। मैंने एक होमवर्क दिया था आप लोगों को आंसर राइटिंग का, मुगलों के पतन के कारणों पर चर्चा करने का दिया था, हो गया था वो, ठीक है। एक आर क्वेश्चन आप देते हैं फिर आज, धीरे धीरे आदत तो बनना चाहिए ना लिखने का घर से करके, ये आदत बनवा रहा हूं मैं, ठीक है। ये हो गया, चलिए तो एक क्वेश्चन लिख लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिख लो, कल घर के करके आना है, पहले हिंदी में लिख लो। मुगल, वहां पे नोट्स ही में लिख रही हो कि अलग से लिख रही हो, फिर कंटिन्यू करोगी ना, अलग से किसी पे अलग से लिख लो उसको। मुगलों के पतन काल के फलस्वरूप, मुगलों के पतन काल के फलस्वरूप नए उत्तराधिकारी राज्यों का उदय हुआ, नए उत्तराधिकारी राज्यों का उदय हुआ, नए उत्तराधिकारी राज्यों का उदय हुआ। कारणों पर चर्चा करें, कारणों पर चर्चा करें। ड्यू टू द डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल एम्पायर, ड्यू टू द डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल एम्पायर, there was rise of new successor states, there was rise of new successor states, there were, was नहीं, there were rise of new successor state which was okay, full stop. Discuss the reason behind it, reasons behind it, डिस्कस द कारणों पर क्यों नए राज्यों का उदय हुआ। अब इतना आधा घंटा उसी पर चर्चा चला है तो उसको करके आना है, ठीक है। और पिछले चैप्टर से भी कोरिलेट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका रुहेलखंड। अब बंगश पे आओ, बंगश पठान, बंगश पठान, ठीक है। किसने एस्टैब्लिश किया, लिखिए, एक अफगानी, एन अफगानी, एक अफगानी, एन अफगानी नेम मोहम्मद खां बंगश, इसका नाम मोहम्मद खां बंगश था। इसका एरिया क्या था, इसका एरिया क्या था, टेरिटरी, और एक्सपेंशन लिख लो, एक्सपेंशन, टेरिटोरियल एक्सपेंशन, साम्राज्य का विस्तार, इसके राज्य का विस्तार लिख लो, राज्य का विस्तार, टेरिटोरियल एक्सपेंशन या क्षेत्र का विस्तार। बिटवीन अलीगढ़ एंड कानपुर, बिटवीन अलीगढ़ एंड कानपुर, बिटवीन अलीगढ़ एंड कानपुर, कानपुर और अलीगढ़ के बीच के क्षेत्र, कानपुर अलीगढ़ के बीच के क्षेत्र, एंड फरुखाबाद, एंड फरुखाबाद, और फरुखाबाद, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे है कि कितने ज्यादा दिन तक नहीं चला, 1728 में इस पे कंट्रोल कर लिया बुंदेलखंड ने, 1921 में बुंदेलखंड ने क्या किया, उस पे अधिकार कर लिया, ठीक है। लिखिए, इन 1728, 1728 में
दिस स्टेट वॉज एंडेड, यह राज्य समाप्त हो गया। दिस स्टेट वॉज एंडेड, यह राज्य समाप्त हो गया। व्हेन, जब। लिख ली मुस्कान? 1728 में। अच्छा, डायरेक्ट एक ही लाइन में। 1728 में, इन 1728 दिस स्टेट वॉज एंडेड व्हेन द रूलर ऑफ बुंदेलखंड छत्रसाल, जब बुंदेलखंड का राजा छत्रसाल ने, उसका नाम लिखोगे ना, जब बुंदेलखंड, उसी में आगे बढ़ा लो, जब बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल ने, इस छत्रसाल ने इसको अपने कब्जे में ले लिया, है ना। व्हेन द रूलर ऑफ बुंदेलखंड कॉन्फिस्केटेड और सीज्ड और कंट्रोल ओवर दिस टेरिटरी। चलिए, अगला स्टेट लिखिएगा जाट। अगला स्टेट का नाम लिखिएगा जाट। जाट कौन है? दे वर फार्मर्स, दे वर टोटली इन्वॉल्व इन फार्मर्स। जाट जो राज्य है, जाट है ना, वो एकदम सटा हुआ था, जाट राज्य एकदम सटा हुआ था किससे? दिल्ली से, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो इनका फाउंडेशन है, जैसे बुंदेलखंड का था, उसे इनका पूरा फाउंडेशन किस पे बेस्ड है? अगेंस्ट द मुगल्स। उनके विद्रोह फैलते चले गए और विद्रोह के फलस्वरूप क्या हो गए? जो लोकल जमींदार हैं उसमें कुछ जमींदार मजबूत होकर के उभरते हैं और एक बड़े राज्य की स्थापना करते हैं जिसको जाट राज्य कहा गया, ठीक है। और इन जाटों ने हमेशा से, जब तक औरंगजेब जिंदा रहा तब तक उनके खिलाफ विद्रोह किया। बाद में कुछ समय के लिए मुगलों के साथ दोस्ती गांठ ली, लेकिन फिर वापस इनके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। एट लास्ट ये अंग्रेजों के हाथ चढ़ गए और अंग्रेजों ने फाइनली, सब पे तो अंग्रेजों ने ही कब्जा किया, अंग्रेजों ने फाइनली इन पर अपना कब्जा जमा लिया, जिसको भरतपुर स्टेट भी कहा जाता है। जाट का स्टेट क्या है? भरतपुर स्टेट। भरतपुर जो है राज्य पर इन्होंने कब्जा जमा लिया है। कौन आया? अविनाश जी, उनको बोलिए हमसे बोल लेती। बात समझ में आ गई कि कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रिटिश लास्ट में कंट्रोल कर लेंगे। शुरुआत किस कारण से होता है? अंग्रेजों के, औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह के लिए, है ना। एक बड़े राज्य के तौर पर स्थापित भी होते हैं, इसमें बहुत शानदार रूलर भी होते हैं, जैसे चूड़ामन, सूरजमल बहुत बड़ा राजा हुआ, ठीक है। बदन सिंह, है ना, ये लोग 3 बड़े रूलर हुए हैं। जवाहर सिंह, ठीक है। लेकिन आगे चल के इसके शासक क्या करेंगे? अंग्रेजों के साथ मिल जाएंगे और इस राज्य पर किसका कब्जा हो जाएगा? अंग्रेजों का हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिखिएगा, एरिया लिख लो, इनको जाटों का एरिया लिख लो। नियर बाई टेरिटरी ऑफ, नियर बाई टेरिटरी ऑफ, नियर बाई टेरिटरी ऑफ दिल्ली, मथुरा एंड आगरा। दिल्ली, मथुरा, आगरा के समीपवर्ती क्षेत्र। नियर बाई टेरिटरी ऑफ दिल्ली, मथुरा एंड आगरा। ठीक है। कौन है लोग? दिस स्टेट वॉज फाउंडेड बाई पीजेंट जमींदार्स विच वर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। ये उन जमींदारों द्वारा स्थापित किया गया जो कृषि में लगे हुए हैं। यह राज्य उन जमींदारों द्वारा स्थापित किया गया जो कृषि कार्य में लगे हुए थे। दिस स्टेट वॉज फाउंडेड बाई दोज जमींदार्स who were involved in farming,
यह राज्य उन जमींदारों द्वारा शुरू किया गया, स्थापित किया गया जो कृषि कार्य में लगे हुए थे, है ना। किसके खिलाफ? दे रिवोल्टेड अगेंस्ट औरंगजेब। उन्होंने अंग्रेज औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। दे रिवोल्ट स्टार्टेड रिवोल्ट अगेंस्ट औरंगजेब। उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करने से शुरू किया। ये पहला रिवोल्ट लिखो कब स्टार्ट हुआ। पहले रिवोल्ट होगा, उसके बाद राज्य होगा। पहले रिवोल्ट हुआ तब तो फ्रांस, पहले रिवोल्ट हुआ, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, और फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो फिर एक रिपब्लिकन स्टेट के तौर पे इंडिपेंडेंट हुआ, एस्टैब्लिश हुआ। पहले रिवोल्ट हुआ, इंडिपेंडेंट स्ट्रगल चला, तब अमेरिका आजाद हुआ, तब अमेरिका राज्य बना। तो किसी भी महान राज्य बनने के पीछे क्या कारण होता है? महान क्रांति। एक बहुत महान क्रांति होती है, एक बड़ा विद्रोह होता है, तब एक नए राज्य का उदय होता है। ठीक है। निर्माण के पहले क्या आवश्यक है होना? विध्वंस। विध्वंस होगा तभी नया निर्माण संभव है। बात समझ रहे हैं? यदि यहां पे नया बिल्डिंग बनाना होगा तो क्या करना होगा? पूरा तोड़ना पड़ेगा। ठीक है। देखिए पटना में कितना कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, मेट्रो बन रहे हैं, डबल डेकर जो है बसेस के लिए सारी सुविधा। तो पहले अभी हम लोग को कितना कष्ट भोगना पड़ता है, जाम का समस्या है, धूल धक्कड़ धुआं सब। और एक बार जब निर्माण हो जाएगा तो हमारी ट्रैफिक जो क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। हम भी मेट्रो से शान से चलेंगे। खाली दिल्ली मेट्रो का नाम क्यों ले? फिर कहेंगे हम पटना मेट्रो से ट्रैवल करते हैं। बस दुख इस बात का है, डर इस बात का है कि लोग खैनी खा खा के थूके ना भाई। दिल्ली मेट्रो में कर देते हैं लोग भाई। दिल्ली मेट्रो में मैंने देखा अपनी आंखों से कई बार। हम तो मेट्रो से ही, मेरा क्लासेस होता था, ट्रैवल करते दिन भर में 2 बार 3 बार मेट्रो से ही आना जाना होता था, है ना। थूक देंगे प्लेटफॉर्म पे, थूक देंगे। अच्छा, पकड़ाने में 200 रुपए जुर्माना है। कैमरे की नजर से बचा करके पटरी पे थूक देंगे। जाके जब अंदर जाएंगे तो पलथी मार के नीचे फर्श पे बैठ जाएंगे। बाद में मेट्रो बना देंगे। बैठना नहीं है फर्श पे ना, खड़ा रहो, फर्श पे नहीं बैठना है। तो फर्श पे जाके एकदम पलथी मार के पूरा जगह, आने जाने का रास्ता छोड़ेंगे ना आप। ठीक है। अब यहां पे सोचो, बकरी लेके घुस गया, घास काटा है, सगुना साइड से घास काटा और लेके पहुंच गया खटाल में मेट्रो के। सस्ता पड़ेगा ना उसको। बोरा में पूरा भूसा भर दिया है, लेके जा रहा है। तो ये वाला चीज से बड़ा हमको डर लग रहा है, क्योंकि भले ही हम इंप्रूव कर जाएं, मेंटालिटी बहुत जरूरी है इंप्रूव करना। वहीं दिल्ली जाते हैं, हालांकि जिसको नहीं चेंज करना अपनी मेंटालिटी, वो नहीं चेंज करता है। ठीक है। और पकड़ाने पे 200 रुपए जुर्माना ही भरता है, लेकिन क्या करोगे। खैर, हमको लग रहा है प्राइवेट हाथों में ही देगा उसका सिक्योरिटी। सीआरपीएफ तो सिक्योर करेगा ही, सीआरपीएफ रहता है, सॉरी सीआईएसएफ, है ना, लेकिन इंटरनल जो है वो प्राइवेट हाथों में दे देगा। खैर, तो इन्होंने अंग्रेजों के पॉलिसी के खिलाफ रिवोल्ट करना। पहला रिवोल्ट लिखो कब हुआ? फर्स्ट रिवोल्ट। फर्स्ट रिवोल्ट बाई जाट, जाटों द्वारा पहला रिवोल्ट। फर्स्ट रिवोल्ट बाई जाट 1669, इन 1669, 1769 में, 1769-70, हाँ 1669। किसके द्वारा? जमींदार का नाम है, नेम ऑफ जमींदार लिख लो। जमींदार का नाम गोकुल, पूछ देगा एग्जाम में। नाम है सर गोकुल, है ना। अगेन नेक्स्ट रिवोल्ट इन 1686, पुनः दूसरा विद्रोह 1686 में। ठीक है। किसने किया? राजा राम एंड राम चेरा, राजा राम और राम चेरा, राजा राम एंड राम चेरा, राम चेरा। राजा राम ने तो इतना तक किया कि आगरा में अकबर का जो कब्र है, जो मकबरा है, उसको जला दिया।
ठीक है, ये एक बहुत बड़े राइटर हैं, राइटर मेमोर्स हैं, ट्रैवलर हैं, मनुची, इटालियन ट्रैवलर हैं मनुची। मनुची ने लिखा है कि राजा राम ने क्या किया, अकबर के कब्र को जला दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मनुची, मनुची के अनुसार राजा राम बर्न्ट टॉम्ब ऑफ अकबर, राजा राम ने अकबर के मकबरे को जला दिया। ठीक है, चलो नए राजा का नाम लिखो चूड़ामन। अब यहां से स्टेट एस्टैब्लिश होने जा रहा है। नया रूलर का नाम लिखो चूड़ामन, चूड़ामन। फ्रॉम 1690 टू 1721। 1690 से 1721। ठीक है, ठीक है, ये रहा। इन्होंने स्टेट कब बनाया, 1700 में। 1700 में इन्होंने भरतपुर राज्य की नींव डाली। इन 1700 ही फाउंडेड स्टेट ऑफ भरतपुर। स्टेट ऑफ भरतपुर देखो, रिप्स वाला पेन स्टार्ट है। ठीक है, 1700 में इसने भरतपुर राज्य की नींव रखी। जाट ही है, स्टेट का नाम बस हो गया है। स्टेट का नाम भरतपुर नाम की जगह पे रखा तो रहा, तो भरतपुर स्टेट हो गया। लेकिन है सब जाट। और आपको पता है जाट में हिंदू भी है, जाट में मुस्लिम भी है। जाट वो किसान पूरी जो समूह है, उस पूरे किसान समूह को ही जाट कहा गया। जब जाट शब्द आता है इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, किसान। ठीक है, अभी जाट में हिंदू जाट भी हैं आज के वक्त में, और मुस्लिम जाट भी हैं। जाट दोनों हैं। दिल्ली में पूरा जाट और गुर्जर का ही एकदम कंट्रोल है। दिल्ली में जाट और गुज्जर भरे पड़े हैं। जिन गुज्जरों को हम यहां पे SC ST मानते हैं, वो गुज्जर वहां पे पूरा अपने गाड़ी पे, अपने स्कॉर्पियो तो रेयरली दिखता है वहां पे, अपने रेंज रोवर और लैंड रोवर पे अपना लिखवा कर देखते हैं गुज्जर, मुंह से ताव देता हुआ। उनके गाड़ियों पे लगा, थार पे लिखा रहेगा जाट। बेटा पहले ही सतर्क रहो, दूर से चलो, है कि नहीं। वो सब एकदम धौस में रहते भाई साहब। हाँ, पूरा किसी को नहीं सुनते। और वहां पे प्रशासन ठीक है, कंट्रोल है, पुलिस व्यवस्था है। लेकिन वो पुलिस यहाँ पे पुलिस की कितनी, वहां पे अगर एक थाना अगर आ जाए तो 50 लोग भीड़ लगा रहे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। यार हवलदार यार घूम जाए तो उसके पीछे पीछे 10 लोग घूमेगा कि क्या, कहाँ जा रहा है, देखे कहाँ छापा मारने पहुंच रहा है ना। वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मोबाइल अगर छीन ली जाए या मोबाइल अगर गुम हो जाए, मिलेगा? सवाल ही नहीं है। उल्टे FIR लिखवाने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। बिहार स्टेट की पुलिस ऐसी है ना, इतनी करप्ट है यहाँ की पुलिस व्यवस्था कि आपको अपना, एक तो मोबाइल गुम हो गया, गाड़ी गुम हो जाए आपको, अगर गाड़ी तो आपको लिखवाना पड़ेगा जाके अगर FIR, क्योंकि FIR तो लिखवाना ही पड़ेगा। क्योंकि कल हो के आपका गाड़ी पकड़ में आ गया किसी क्राइम में, गाड़ी पकड़ में आ गया दारू बेचते हुए, तो पहले तो आप पकड़ाइएगा, है ना। तो FIR करना ही है। और FIR करने जाइए तो बड़ा बाबू कहते हैं 1000 रुपया दे दीजिए। दिल्ली में कम से कम इससे अब बचे। हालांकि उसमें भी चलती है, तभी आपका बात सुना जाएगा। मेरी मोबाइल छीन ली गई, मुझे आज भी याद है, 11 जुलाई 2019 मैं जा रहा था अपने ऑप्शनल की क्लास करने। अपना ऑप्शनल बदल दिया था, मैंने नया ऑप्शनल ले लिया था, तो ऑप्शनल की क्लास करने में जा रहा था फ्रॉम साकेत टू करोल बाग, एकदम सुबह में, और एकदम मॉर्निंग है, 6:30 के आसपास हो रहा था। ठीक है, और मैं सुबह निकलता था तो माँ से बात करते हुए निकलता था। पीछे से आया, उसने छीना, तो मेरी आदत है कि मोबाइल ऐसे नहीं, रास्ता में पकड़ते वक्त ऐसे बात करता हुआ चलता हूँ।
तो ये खींचना बड़ा मुश्किल है, तो खींच नहीं पाया तो गाड़ी से उतर के वो आया, ठीक है। उसके हाथ में छोटा सा ब्लेड टाइप का नुकीला था, वो चलाया, रिफ्लेक्शन में पीछे हुआ, इधर दाग होगा शायद, इधर नहीं, ये तो एक्सीडेंट का दाग है, इधर भी दाग होगा एक, इधर क्या एक्सीडेंट के ऊपर एक और दाग हो गया है, 2 दाग होगा इधर। तो एक दाग तो रिफ्लेक्शन में सर पीछे किया, हाथ चलाया तो वो कटता हुआ निकल गया, मोबाइल छीनते हुए भाग गया। लेकिन भागने क्रम में मैं बहुत शौक में था, लोगों से मदद की अपेक्षा भी नहीं थी, वहाँ भी दिल्ली दिल वालों की नहीं है, था ना, वहाँ पे मरता हुआ रोड पे छोड़ देंगे लोग और फोटो शूट करेंगे। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि मैंने वो लास्ट नंबर देख लिया बाइक का। फिर मैं घर आया, अपने लैंडलॉर्ड को बोला, लैंडलॉर्ड बोला कि अरे यहाँ पे पुलिस कुछ नहीं करती है, मेरा भी मोबाइल गुम हुआ था तो कुछ नहीं किया इन्होंने। हम बोले फिर भी हम जाएंगे थाने गए, मॉर्निंग में पहुँच रहे हैं तो थाना जो एक हवलदार है उसने बरगलाना चाहा, बरगला के अपने मनमर्जी से एफआईआर लिख दिया कि बस में कोई निकाल लिया, बोला कि हम सर्विलांस पे डाल देते हैं। इनको सब पता होता है कौन चुराया है, सब आइडिया है कि कौन चोर है इस इलाके का, ठीक है। सर्विलांस पे डाल दिया, सर्विलांस पे मैं डाल देता हूं, अगर आप ऐसा एफआईआर लिख दीजिए कि बस में गुम हो गया है, किसी ने निकाल लिया, अज्ञात लोगों ने चोरी कर लिया, अपनी मर्जी से लिख दिया। हम बोले ऐसे तो काम नहीं चलेगा यहाँ पे। तुरंत हौज खास में डीसीपी बैठते हैं, हौज खास चला गया। हाँ, जैसे एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है यहाँ पे, वैसे ही दिल्ली में डीसीपी हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो डीसीपी पास गया, डीसीपी से मिलने के लिए पर्ची पे लिखना पड़ता है कारण। तो वहां पे मैंने लिखा कि अंग्रेजी क्लास ले रहा हूं, क्लास के बाद मैं ठीक है। तो वहां पे मैंने लिख दिया कि यूपीएससी एस्पिरेंट, और रीजन लिख दिया कि ऐसे मोबाइल वॉज स्नैच्ड अर्ली इन द मॉर्निंग। तो रीडर ले गया ऊपर, विद इन 2 मिनट्स वो आया, सर बुला रहे हैं, गए वहाँ पे। ऐसे एक एएसपी भी बैठा हुआ था जो आईपीएस के रैंक का है, मतलब वो ट्रेनिंग फेज में था और एएसपी था। तो मैंने सब कुछ बताया कैसे ऐसे। तो पहले तो प्रिपरेशन के बारे में पूछा, कैसा चल रहा है प्रिपरेशन, कैसे आंसर राइटिंग करते हो, सब कुछ उन्होंने देखा, पूछा। फिर किसके यहाँ अगर जा रहे थे पढ़ने, पॉलिटिकल साइंस का कौन अच्छा, सब, क्योंकि खुद ही यूपीएससी के थ्रू आए हैं और सब, तो कौन फैकल्टी है, किसके यहाँ पढ़ते हो, सब डिटेल लिया। फिर उन्होंने फ़ोन किया साकेत के एएसपी को, बोला कि अरे तुम्हारे यहाँ ये नाम पूछा, उन्होंने नाम मैंने बता दिया कि रामचंद्र करके था एक हवलदार। उसको बोला लाइन हाजिर करो उसको, पहली बात तो ये। और जो अज्ञात में जो लिखे एफआईआर जो दर्ज हुआ है उसको डकैती में डालो, क्योंकि ये ऑन द रोड हाईवे पे हुआ है ना, वो रास्ता है जो गुड़गांव को कनेक्ट करती है ना, तो वो हाईवे है एक तरह से, कि ऑन द हाईवे हुआ है, ये डकैती में जाएगा। 392 ऐसे करके कुछ धारा था ऐसे करके। तो तुरंत उसमें, और उन्होंने बोला कि मैं इनको भेजता हूँ और वहाँ पे जाके मिलेंगे और तुम तुरंत एक्शन लो। तो वापस से मैं साकेत गया, एएसपी से मिला, इंस्पेक्टर से मिला जो एसएचओ थे, एसएचओ दरभंगा का था, और फिर हमको बरगलाने का कोशिश किया। हम बरगलाने नहीं, हमको तो भाई बाइक का नंबर याद है, हम बाइक का नंबर आपको देते हैं, आप खुजवाइए ना। अब ये प्रोसेस हो गया, एफआईआर का रिसीट उसीट मिल गया, चले आए हम, घर आ गए थे हम। तो नवंबर में फोन आया छठ के समय में कि आपकी मोबाइल मिल गई है, आके ले जाइए, है ना। मुझे बहुत ताजुब हुआ दिल्ली पुलिस को मोबाइल मिल गया, बिहार पुलिस को कभी भी मोबाइल वो नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता, है ना। तो लेकिन उस मोबाइल को छाने के लिए 100 रुपए का एफिडेविट बनवाया था, लेकिन 400 रुपए लग गए मुझे वकील से करते हुए। तो एफिडेविट बनवाया मैंने, मालखाने में जाकर उसको छुड़वाया। उसमें सब कुछ एकदम मेरा बचा हुआ था, बचा हुआ जैसे कि अच्छे हालत में था, बस चोर का खाली फोटो था, मेरा सब फोटो फॉर्मेट कर दिया था, खाली चोर अपना फोटो खींचे हुए था। अच्छा, चोर भी देखो कितना अच्छा है कि वो वैष्णो देवी जा गया है ना, वैष्णो देवी का यात्रा कर रहा है, तो कभी बद्रीनाथ का यात्रा कर रहा है, सब मेल आईडी खोले हुए था, सब खोले हुए था। अच्छा, कितना बेहुदा चोर है कि वो बेचा नहीं, अपना यूज कर रहा है ना। चोर का नाम भी बड़ा यूनिक था, नाम तो जानते ही होंगे, राहुल है ना, राहुल नाम था चोर का, ठीक है। तो
ये स्थिति थी। बाद में केस उस लड़ने की वाली बात है तो मैंने मना कर दिया कि भाई साहब हम यूपीएससी एस्पिरेंट है, कहाँ केस लड़ते रहेंगे अभी, या तो तैयारी कर लो नहीं तो फिर धक्के खाते रहो चोर को दंड दिलवाने के लिए, तो फ्यूचर में कहीं बन गए तो पनिश करते रहेंगे, अभी तो तैयारी कर ले, है ना। तो ये बिहार मैंने कंपेयर मैंने किया कि जब आप बनेंगे कल हो के सिविल सर्वेंट तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। वहां भी आईपीएस है, यहां भी आईपीएस बैठे हुए हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया, वहां पे आईपीएस से मिलना आसान है ना। यहां पे जिले में तुम किसी एसपी से जाओ मिलने, अगर पहुंच वाले हो तो केबिन में बैठोगे, अगर पहुंच वाले नहीं हो तो फिर तुम जनता दरबार का इंतजार करो। अच्छा, दिल्ली में भी यही अक्सर इसलिए क्योंकि वहां पे लिखा हुआ था पर्ची पे कि यूपीएससी एस्पिरेंट, है ना, तो हो सकता है कि उस वर्ड पे थोड़ा सा वो, वरना हो सकता है नॉर्मल सिटीजन के साथ वहां भी ऐसे ही कुछ होता होगा, जैसे मेरे लैंडलॉर्ड के साथ, लैंडलॉर्ड बोले कि मेरा मोबाइल मिला ही नहीं, है ना। तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट होने के तौर पे भी आपकी क्या है, वैल्यू है। आप सीरियस हैं अगर तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी एस्पिरेंट है, आप जाइए कहीं भी, तो वो समझते हैं कि कल होके ये बन सकता है तो इसका हेल्प करो इसका। तो आप कल होके जब बनेंगे एक अधिकारी तो इस थोड़ा सा एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, है ना। इसीलिए तो यूपीएससी में एक सब्जेक्ट है क्या, एथिक्स, जांचा जाता है ना। आज रहने तो इतना ही। देवेंद्र, क्या है ना, एक हमेशा हम लोग इंटरव्यू में ऐसा ना सिचुएशनल क्वेश्चन पूछते हैं, सिचुएशन बेस्ड, जिसमें बच्चा फंसे, ठीक है, कि वो, अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो सामान्यतः आपने देखा होगा, बंद कर दीजिए।